आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.4 के जो शेष प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है और इस प्रश्न में हमें 5 प्रश्न दे रखे हैं और पांचों ही प्रश्नों में हमें समुच्चयों के युग्म दे रखे हैं। हमें यहाँ पर इन युग्मों का सम्मिलन समुच्चय ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न जिसमें दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय x और एक समुच्चय y। तो सम्मिलन समुच्चय बन गया x सम्मिलन y, ये ज्ञात करना है। x सम्मिलन y में x के अवयवों के साथ साथ y के अवयव भी लिखे जाते हैं। तो अवयव लिखने से पहले ये देखो कि x और y में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं। तो x और y में उभयनिष्ठ अवयव एक तो 1 है और एक 3। इन उभयनिष्ठ अवयवों को यहाँ पर या तो x के अवयवों के साथ लिख दो या y के अवयवों के साथ लिख दो। तो पहले x के अवयव लिखते हैं 1, 3, 5। तो हमने ये जो उभयनिष्ठ अवयव थे उनको हमने x के अवयवों के साथ लिख दिया। अब y के अवयव लिखेंगे। तो ये उभयनिष्ठ जो अवयव थे वो तो पहले लिख दिए। अब हमें यहाँ पर जो शेष अवयव है वो लिखना है और वो अवयव है 2। ये हो गया x सम्मिलन y समुच्चय। और ये जो प्रश्न हमें यहाँ पर दे रखे हैं इन्हीं प्रश्नों का प्रश्न नंबर 5 में हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो साथ में ही हम इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका सर्वनिष्ठ समुच्चय बनेगा x सर्वनिष्ठ y। x सर्वनिष्ठ y जो समुच्चय होता है उस समुच्चय में x और y के उभयनिष्ठ अवयव लिखे जाते हैं। तो x और y के उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं? एक तो 1 और दूसरा है 3। जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है उसमें उभयनिष्ठ अवयव लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, a और b दो समुच्चय दे रखे हैं। तो पहले तो ज्ञात कर लेते हैं a सम्मिलन b। तो a सम्मिलन b में a के अवयव आएंगे, साथ में ही b के अवयव। तो पहले तो उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो उभयनिष्ठ अवयव है a, इसके अलावा और कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। अब इस उभयनिष्ठ अवयव को या तो यहाँ पर a के अवयवों के साथ लिख दो या b के अवयवों के साथ लिख दो। तो पहले a के अवयव लिखो a, e, i, o, u। कोई जरूरी नहीं कि पहले a के अवयव भी लिखें, b के अवयव भी लिख सकते हैं। a के अवयव लिख दिए और जो उभयनिष्ठ अवयव था उसको हमने a के अवयवों के साथ लिख दिया। अब जो b के जो अवयव हैं उन अवयव में उभयनिष्ठ को छोड़ दो और जो शेष अवयव हैं उनको लिख दो। तो शेष अवयव है एक तो b है और एक c है। ये आ गया a सम्मिलन b समुच्चय। साथ में ही a सर्वनिष्ठ b समुच्चय भी ज्ञात कर लेते हैं ताकि प्रश्न नंबर 5 भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाए। तो उभयनिष्ठ अवयव देखो a और b में, a और b में उभयनिष्ठ अवयव है a। तो ये आ गया इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय। अगला प्रश्न देखो, सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृत संख्या है और x 3 का गुणज है। x प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। तो वे प्राकृत संख्या देखो जो 3 के भी गुणज हो। तो वे संख्या होंगी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और आगे अनंत तक चलती रहेगी। आगे है सभी x का समुच्चय जहां x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 6 से कम प्राकृत संख्या एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3, एक 4 और एक 5। ये संख्याएं हैं जो 6 से कम प्राकृत संख्या है। अब देखो पहले हमें ज्ञात करना है a सम्मिलन b समुच्चय। a सम्मिलन b समुच्चय, a सम्मिलन b समुच्चय में a के अवयवों के साथ साथ b के अवयव लिखे जाते हैं। और जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं उनको या तो a के अवयवों के साथ लिखो या b के अवयवों के साथ लिखो। किसी एक समुच्चय के अवयवों के साथ में लिखना है, दोनों के साथ नहीं लिखना है। तो उभयनिष्ठ अवयव है 3। अब देखो इसमें a के अवयव भी आएंगे और a के अवयव है अनंत। मतलब अब यहाँ पर जो समुच्चय बनेगा उस समुच्चय भी अनंत अवयव हो जाएंगे। अर्थात वो समुच्चय बन जाएगा
अपरिमित समुच्चय। और अपरिमित जो समुच्चय होता है उसको लिखने का जो तरीका है रोस्ट रूप में, वो तरीका ये होता है कि उसको जब हम लिखें तो हमें ये दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पर हमने कौन सी संख्याएं लिखी है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पर मैंने कोई अपरिमित समुच्चय लिखा है 2 4 6 8 10 12। तो इस समुच्चय को देखने से पता चल रहा है कि ये समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो जब अपरिमित समुच्चय हो तो उसको रोस्ट रूप में देखें तो इस प्रकार हमें दिखाई देना चाहिए कि हमने क्या लिखा है। अब जब हम इनको लिखेंगे तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई रूप दिखाई नहीं देगा जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है। तो फिर इसको हमें यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में ही लिखना होगा। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, देखो सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष, अब देखो दोनों ही जगह प्राकृत संख्या तो लिख देंगे, अक्ष एक प्राकृत संख्या है, अक्ष कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। या इस लाइन को ऐसा भी लिख सकते हैं, अक्ष प्राकृत संख्या का अवयव है। ठीक है, उसके बाद देखो इस 3 को हम इसके साथ ही लिख लेंगे क्योंकि इसमें ये जो संख्या है वो 3 की क्या है, गुणज है। तो 3 के गुणज वाले में ये 3 आ जाएगा। तो ये बात लिख लेते हैं, अक्ष 3 का गुणज है, अक्ष 3 का गुणज है। तो 3 इनके साथ आ गया। अब ये संख्याएं बच गई तो यहाँ पे लिख देंगे अक्ष बराबर 1 2 4 5। ये अक्ष के मान और हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस समुच्चय को यहाँ पर हमें लिखना है। अब हमें ज्ञात करना है ए सर्वनिष्ठ बी। तो उभयनिष्ठ अवयव लिखना है और उभयनिष्ठ अवयव क्या है, 3। तो इसको तो ऐसा लिख देंगे 3। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में भी 2 समुच्चय हैं। पहला समुच्चय देखो क्या लिखा हुआ है, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष एक प्राकृत संख्या है और अक्ष 1 से बड़ा है और 6 के बराबर 6 से छोटा है। तो प्राकृत संख्याएं देखो जो 1 से बड़ी हो, 6 के बराबर और 6 से छोटी हो। तो ये संख्या है कि 2 3 4 5 6। अगला समुच्चय देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष एक प्राकृत संख्या है और अक्ष 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो वे प्राकृत संख्याएं देखो जो 6 से बड़ी और 10 से छोटी हो। तो वे संख्या की 7 8 9। तो पहले लिखते हैं ए सम्मिलन बी समुच्चय। ए सम्मिलन बी समुच्चय में पहले ए के अवयव लिखेंगे, बी के अवयव लिखेंगे, उभयनिष्ठ अवयव को या तो ए के अवयवों के साथ या बी के अवयवों के साथ। तो उभयनिष्ठ अवयव तो है नहीं यहाँ पर, तो पहले ए के अवयव लिख दो 2 3 4 5 6। उसके बाद लिख दो बी के अवयव 7 8 9। इस समुच्चय को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष एक प्राकृत संख्या है और अक्ष 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। इस प्रकार इसको समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। अब याद करेंगे ए सर्वनिष्ठ बी। तो ए सर्वनिष्ठ बी देखो उभयनिष्ठ अवयव है नहीं कोई, तो ए सर्वनिष्ठ बी जो समुच्चय होगा वो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ए सम्मिलन बी। तो ए सम्मिलन बी समुच्चय किसके बराबर होगा, ए के अवयव लिख दो, बी के अवयव लिख दो। बी में कोई अवयव है नहीं तो ए के ही अवयव आ जाएंगे, अर्थात ये जो समुच्चय होगा वो समुच्चय ए के बराबर ही आ जाएगा। उसके बाद ए सर्वनिष्ठ बी। अब देखो बी तो है रिक्त समुच्चय और किसी भी रिक्त समुच्चय का किसी अन्य समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ लिया जाता है तो हमें रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। प्रश्न नंबर 8 में हमें समुच्चय के युग्म दे रखे हैं। इन युग्मों को देखकर हमें यह पता करना है कि कौन से समुच्चय युग्म असंयुक्त है। तो कोई भी समुच्चय का युग्म असंयुक्त होगा यदि हम उनका सर्वनिष्ठ लें और सर्वनिष्ठ हमें एक रिक्त समुच्चय मिल जाए।
तब उस युग्म को कहा जाएगा असंयुक्त समुच्चय। और यदि उनका सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय नहीं हो तब हम कहेंगे कि यह समुच्चय युग्म असंयुक्त नहीं है। तो देखो पहला प्रश्न, इसमें एक समुच्चय तो हमें दे रखा है रोस्ट रूप में, दूसरा समुच्चय दे रखा है हमें समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसको हम रोस्ट रूप में लिखते हैं। तो रोस्ट रूप में लिखेंगे तो हमें ये दे रखा है सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक प्राकृत संख्या है और अक्ष 4 के बराबर, 4 से बड़ी, 6 के बराबर और 6 से छोटी एक संख्या है। तो वे प्राकृत संख्या देखो जो 4 के बराबर, 4 से बड़ी और 6 के बराबर, 6 से छोटी, तो वे संख्या होंगी 4, 5, 6। अब इन समुच्चय युग्म का हम सर्वनिष्ठ लें, इन दोनों का क्या लें, सर्वनिष्ठ लें। और सर्वनिष्ठ यदि हमें एक रिक्त समुच्चय मिल जाए तब तो हम कह देंगे कि यह युग्म असंयुक्त है। और रिक्त समुच्चय नहीं मिले तब हमें कहना है कि यह समुच्चय युग्म असंयुक्त नहीं है। तो देखो इनका जब हम सर्वनिष्ठ लेंगे तो हमें एक उभयनिष्ठ अवयव मिल जाएगा 4। इसका मतलब हमें रिक्त समुच्चय नहीं मिलेगा। रिक्त समुच्चय नहीं मिलेगा तो यह युग्म असंयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न देखो, इन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ लो। तो सर्वनिष्ठ लेंगे तो इनमें हमें उभयनिष्ठ अवयव मिलेगा ई। इसका मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है तो यह युग्म भी असंयुक्त नहीं है। तो ये बात यहाँ पर आ जाएगी। अगला प्रश्न देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष एक संपूर्णांक है, इसमें तो कौन सी संख्याएं हैं, संपूर्णांक संख्याएं। यहाँ पर देखो सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष एक विषम पूर्णांक है। अब संपूर्णांक और विषम पूर्णांक इनमें उभयनिष्ठ हमें कुछ मिलेगा नहीं, अर्थात जब हम इनका सर्वनिष्ठ लेंगे तो हमें एक रिक्त समुच्चय मिलेगा। रिक्त समुच्चय मिलेगा इसका मतलब यह जो युग्म हमें दे रखा है वह असंयुक्त है। तो लिखेंगे यह युग्म असंयुक्त है। अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें अक्ष और वाई दो समुच्चय दे रखे हैं और निम्नलिखित हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले ज्ञात करना है अक्ष माइनस वाई, उसके बाद ज्ञात करना है वाई माइनस अक्ष। तो अंतर ज्ञात करना है इन समुच्चय का। अंतर ज्ञात करने से पहले ये देखो कि इनमें उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से। तो एक तो उभयनिष्ठ अवयव है डी, इसके अलावा यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। अब ये जो अक्ष के अवयव हैं इनमें इस उभयनिष्ठ अवयव को छोड़ दिया जाए, जो शेष अवयव है उनका समुच्चय बना लिया जाए, तो वो जो समुच्चय होगा वो होगा अक्ष माइनस वाई का। वो समुच्चय तो किसका होगा, अक्ष माइनस वाई का। और ये जो वाई के जो अवयव हैं इन अवयवों में से उभयनिष्ठ को छोड़ दो और शेष जो अवयव हैं उनका समुच्चय बना लेते हैं। उस समुच्चय को कहा जाता है y माइनस अक्ष। तो अक्ष माइनस वाई तो क्या होगा, अक्ष के अवयव में उभयनिष्ठ को छोड़ दो तो a b c। y माइनस अक्ष तो y में उभयनिष्ठ को छोड़ दो तो f b g। अक्ष सर्वनिष्ठ y तो उभयनिष्ठ अवयव है d, तो यह आ जाएगा अक्ष सर्वनिष्ठ y। प्रश्न नंबर 11, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होगा। r तो दे रखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और q दे रखा है हमें परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है वो समुच्चय परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के समुच्चय से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये जो वास्तविक संख्या का समुच्चय है इसको हम फिर समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष परिमेय संख्या है तथा अक्ष अपरिमेय संख्या है। ये जो अक्ष है वो कौन कौन से मान ग्रहण कर सकता है, परिमेय संख्याओं के मान भी ग्रहण कर सकता है और अपरिमेय संख्याओं के मान भी ग्रहण कर सकता है। तो परिमेय और अपरिमेय आ रही है, इसका मतलब ये जो समुच्चय है वो कौन सा समुच्चय है,
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्यों हमें दे रखा है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब हमें ज्ञात करना है r माइनस क्यू। तो r और q में उभयनिष्ठ संख्या देखो कौन सी है, तो उभयनिष्ठ संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यहाँ पर भी आ रही है और परिमेय संख्या यहाँ पर भी आ रही है। अब ये जो समुच्चय r है, इस r में से उभयनिष्ठ को हटा देंगे और शेष को लिख लेंगे, तो वो समुच्चय बनेगा r माइनस क्यू का। तो r माइनस क्यू ज्ञात करने के लिए r में से उभयनिष्ठ को हटा दो, तो उभयनिष्ठ को हटाने पर शेष कौन सी संख्या बचेगी, इसको हटा देंगे तो कौन सी संख्या बच गई, अपरिमेय संख्या बच गई। तो सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें 4 कथन दे रखे हैं। इन कथनों को पढ़कर हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। साथ में हमें इनका कारण भी बताना है। तो पहला कथन देखो, हमें 2 समुच्चय दे रखे हैं और यह कथन ये कह रहा है कि ये समुच्चय असंयुक्त है। ये समुच्चय क्या है, असंयुक्त। असंयुक्त का मतलब इन समुच्चयों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें कौन सा समुच्चय मिलेगा, रिक्त समुच्चय मिलेगा। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच करने पर यदि इंटरसेक्शन हमें रिक्त समुच्चय मिल गया तब तो कथन हो जाएगा सत्य, और इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय नहीं है तब यह कथन हो जाएगा असत्य। तो इनमें देखो, इनका इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ लेते हैं, तो सर्वनिष्ठ लेने पर हमें समुच्चय मिलेगा ये, जो कि रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है तो फिर ये कथन क्या है, असत्य है। कथन क्या है, असत्य है। और कारण क्या हो जाएगा, कारण ये हो जाएगा कि समुच्चय, ये समुच्चय और ये समुच्चय, इनका सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला कथन देखो, इसमें भी हमें 2 समुच्चय दे रखे हैं और कथन कह रहा है कि ये असंयुक्त है। ये जो समुच्चय है वो क्या है, असंयुक्त। असंयुक्त का मतलब इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर है, फिर फाई के बराबर है। अब हम जांच करेंगे इनका इंटरसेक्शन लेकर के। यदि इनका इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ लिया और हमें रिक्त समुच्चय मिल गया तब तो कथन हो जाएगा सत्य, और रिक्त समुच्चय नहीं मिला तब कथन हो जाएगा असत्य। तो इनका इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन लेने पर हमें समुच्चय मिलेगा ये, मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है। नहीं है तो फिर कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। और कारण क्या हो जाएगा, कारण होगा इसका कि समुच्चय और ये समुच्चय, दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय नहीं है। कारण में क्या लिखना है कि ये जो 2 समुच्चय है इनका सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला प्रश्न देखो, इसमें भी कह रहा है कि असंयुक्त है, मतलब इंटरसेक्शन समुच्चय किसके बराबर मिलेगा, हमें फाई के बराबर मिलेगा। अब जांच करो। जांच करने पर यदि ये रिक्त समुच्चय है तब कथन सत्य है, और रिक्त समुच्चय नहीं है तब कथन असत्य। तो इनका इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ लेंगे तो हमें देखो एक रिक्त समुच्चय ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। नहीं है तो हमें कौन सा समुच्चय मिलेगा, रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। रिक्त समुच्चय मिल गया, इसका मतलब कथन क्या है, सत्य है। और कारण में क्या लिख देना है, कारण में लिख देना है कि दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय है, अतः ये असंयुक्त समुच्चय है। अगला कथन देखो, 2 समुच्चय दे रखे हैं और वही बात असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर आना चाहिए, फिर फाई के बराबर आना चाहिए। इनका इंटरसेक्शन लेकर के देखो, तो इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो हमें कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा इसका मतलब समुच्चय होगा रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय ही मिल गया, इसका मतलब ये असंयुक्त समुच्चय, तो कथन हो गया सत्य। कारण में क्या लिख देना है, दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है, अतः ये दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय है। इसी के साथ प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।